हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ नवीन त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कंप्लीट जो डिस्कशन हो सकता है उसके लिए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जैसे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए, चाहे वो नीट के क्वेश्चन हो चाहे वो जेई के क्वेश्चन हो। जेई के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत कम आते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, क्योंकि एक्सेप्शन बेसिस पे है सारी चीज़ें। इस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में, है ना। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेई में, लेकिन पीरियोडिक टेबल से थोड़े बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जेई में। लेकिन नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको मिलते हैं इस चैप्टर से। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे इस अपने चैनल पे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, है ना। इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम लोग अगर दूसरे नामों से जानना चाहें तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाली जो एनर्जी है उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो हम लोग इस तरह से भी शो करेंगे, डेल्टा EGH। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह से भी हम लोग इसको लिखा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में सारी चीज़ें क्या है, कैसे है और किस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझना चाहता हूँ, देखो क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियस है आपका, वही वापस से अगर मैं एटम बना रहा हूँ और ये एक एटम है आपका, और यहाँ पे एक आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन में क्या कराना चाह रहा हूँ, इस बार मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से क्या होगा कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीजेस। एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अगर अब जब एनर्जी रिलीज हो रही है, अब आपको पता है कि एनर्जी अगर जब रिलीज होती है तो प्रोसेस कौन सा होता है आपका? एनर्जी रिलीज से प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके डाउट हैं, आप लोगों को सोच में आ रहा होगा कि नहीं सर इसका तो दोनों होता है, मैं सारी चीज़ें आपको कंफर्म करा दूंगा। लेकिन जब भी एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है, डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके लिए नेगेटिव। कौन सी वैल्यू आती है? डेल्टा एच हो जाता है आपका नेगेटिव। कि whenever an electron is added to the isolated gaseous atom, या फिर whenever an electron is added to the outermost shell of any atom, that amount of some energy is releases, the amount of energy releases is known as a इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक होती है, और डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है। या फिर हम लोग अगर इसको बोलें कि अगर इसको तोड़ने के लिए, अगर वापस इसको समझे कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है उसको अगर मुझे वापस निकालना है तो उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा। कि मतलब वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रख रही है उसको ही हम लोग क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ, द मिनिमम एनर्जी विच इज होल्ड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको होल्ड रखने में जो एनर्जी आपकी लग रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं इसको आगे और समझे और इसके बारे में बातें करें तो अगर देखो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा था, क्या देखा था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका एंडोथर्मिक ही होता है हमेशा। क्या होता है आपका? हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी ही पड़ती है, ये कंपलसरी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी फिनोमिना है हमारे पास में, कुछ ऐसे भी फिनोमिना है जिसमें क्या होगा कि हर बार एनर्जी आपको रिलीज नहीं होगी, हर बार एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस आपका, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस है वो आपका दोनों हो सकता है। दोनों कौन सा हो सकता है? कि आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो एंडोथर्मिक किसके लिए होगा? कि जो स्टेबल होंगे। अब स्टेबल आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं?
स्टेबल अगर मैं बात करूँ तो देखो कौन से होते हैं, एक तो आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका पूरे ग्रुप का मुकेश अंबानी है ना, कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है, और अगर आप मुकेश अंबानी को कुछ दान देना चाहते हो, लेगा क्या? डेफिनेटली नहीं लेगा, है ना। तो क्या होगा कि अगर आप कुछ मुकेश अंबानी को दोगे तो क्यों लेगा भैया, उसको भगवान ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है ना। तो देखो क्या होगा कि वो नहीं लेगा। तो अब एग्जैक्टली एंडोथर्मिक आपका वही प्रोसेस, क्योंकि आइडियल गैसेस का ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, अगर उसमें आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहोगे तब भी आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या होगा उस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, हाँ या ना। तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। याद रहेगा आपको कि एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है। अगर आपके पास में न्यूमेरिकल पोर्शंस में या फिर कभी ऐसा पूछ ले कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एक्सो एंडो करके 4 ऑप्शन बना सकता है उसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं कि जस्ट सपोज देखो क्या है कि जस्ट सपोज एक एलिमेंट है एक्स, और उसमें क्या कराना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, दैट प्लस वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा पहला वाला, है ना। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डेल्टा EGH जो है, अब वो डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं इसको, वो क्या होगा आपका अनडाउटेडली क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और सबके लिए नहीं होगा नेगेटिव, आइडियल केसेस के लिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं सबसे फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या है कि x माइनस है, और यहाँ पे मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहता हूँ, प्लस वन इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कराना चाहता हूँ, और ये हो जाएगा x माइनस 2। क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 है, और यहाँ पे जब डेल्टा EGH की मैं बात करूँगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं बात करूँगा, डेल्टा EGH2 लिख लेता हूँ मैं इसको, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 जो है वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, है ना, इसको क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज़ कि वापस से x माइनस 2 है, मैं एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कराना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करा रहा हूँ इसमें, और इस बार क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो डेल्टा EGH जो है आपके पास में, डेल्टा EGH 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड जो है वो इस बार फिर से पॉजिटिव होगा। क्या होगा, फिर से पॉजिटिव होगा। अब देखो मैं आपको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया हो कि हम लोगों ने सर आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब पढ़ा था किसके बारे में, देखो यहाँ एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं अपन लोग कि अपन लोग क्या बात करना चाह रहे हैं ना। कि जैसे सपोज देखो x था, x में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, -1 इलेक्ट्रॉन, x पे प्लस चार्ज आया था आपके पास में, है ना। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बारे में बोल दूँ, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी 2 के बारे में बोल दूँ, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड के बारे में बोल दूँ, ये तीनों मिलके तीनों के तीनों आपके कौन से प्रोसेस थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस थे। कौन से प्रोसेस थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस थे। लेकिन यहाँ पे पहला वाला जो प्रोसेस है वो आपका कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। पहला वाला जो है वो डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी के जो है ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपके क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एंडोथर्मिक है। क्या है, एंडोथर्मिक। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था, आपको अगर याद आ रहा होगा कि जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते जा रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उतना पास में आता जा रहा था आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वो धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या जा रहे हैं, न्यूक्लियस के पास में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जितना न्यूक्लियस के पास में जा रहे हैं उतना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे ज़्यादा डालनी पड़ रही है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो सिंपल सी बात होगी कि यहाँ पे क्या होगा आपका कि पहला इलेक्ट्रॉन जब मैंने ऐड कराया तो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ रिलीज होगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन में ऐड करा रहा हूँ, क्या होगा कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन में अगर ऐड करा रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दैट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा।
उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी वीक होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने की वजह से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, दूसरी बार मिलेगी नहीं एनर्जी, दूसरी और तीसरी बार क्या होगा, आपका एनर्जी, आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो तीसरा टॉपिक है हमारे पास में दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट पहला लिखेंगे, देखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास में जो हमेशा होता है कि डेल्टा EG, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं Z इफेक्टिव। क्या लिख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, डेल्टा EGH की, है ना। अब ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ही रहेगी, आपको नेगेटिव में एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव में रहेगी, है ना। डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन केस हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, देखो शील्डिंग इफेक्ट के साथ में, शील्डिंग इफेक्ट के साथ में, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, आपकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कम होगी, हाँ या ना। चलिए, तो अगर हम लोग देखें दूसरा क्या होगा, देखो एटॉमिक रेडियस के बारे में, किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। हमको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, सॉरी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कुछ फैक्टर्स जो है कि पहला फैक्टर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब इजीली ऐड हो जाएगा और क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो ज़्यादा रिलीज होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज क्यों होगी और किस तरह से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, हाँ या ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी अपने पास में। शील्डिंग इफेक्ट का भी रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है, एटॉमिक रेडियस से भी कंसेप्ट क्लियर है और Z इफेक्टिव से भी कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे कि ट्रेंड इन अ पीरियोडिक टेबल, कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें क्या होती है, लिखेंगे टॉपिक लिखें आप, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहला हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट के बारे में, कि लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में बात कर रहे हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सेकंड पीरियड के लिख रहा हूँ, किसका लिख रहा हूँ, सेकंड पीरियड का लिखना चाह रहा हूँ। सेकंड पीरियड का देखो कौन सा होता है, सबसे पहले लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, आया ना। अब देखो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट सबसे पहले होता क्या है कि आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम। अगर एटॉमिक रेडियस कम होता है तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट शेल है आपका, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट मतलब जितना छोटा साइज रहेगा बॉन्ड क्या बनेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, है ना। तो एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी हमेशा बढ़ती हुई रहेगी, आया ना। चलिए, लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। अब देखो वापस से एक्सेप्शन वाले केसेस, अब एक्सेप्शन नहीं है, अपने पास में कंसेप्ट है, अपने को बहुत अच्छे से पता है कि अपने को देखो मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी में सबशेल वाले वो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे, मैंने इसलिए आपको रिपीट नहीं किया था यहाँ पे कि हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। 2s सबशेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है वो वाला कंसेप्ट भी लगेगा, हम लोग उसको समझेंगे और बात करेंगे। देखो सबसे पहले कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, नो डाउट भैया बढ़ रहे हैं, चलो लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहे हैं तो नियॉन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव ना होके नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा कि नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, देनी पड़ेगी। अब दूसरा देखो, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि सबसे कम किसकी होनी चाहिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की। नो डाउट फ्लोरीन की होती है,
लेकिन उसके बाद में आना चाहिए था लिथियम। क्या आना चाहिए था? लिथियम। लेकिन देखो लिथियम ना आके आपका आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। अब देखो ये बेरिलियम क्यों आता है? सबसे पहले देखो बेरिलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s2। क्या रहेगा? 2s2। अब ये 2s2 में फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 2s सबशेल है और 2s सबशेल में पूरा इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? कंप्लीटली फिल्ड है ना? फुल फिल्ड s ऑर्बिटल है आपके पास में। क्या है? फुल फिल्ड s ऑर्बिटल। अब फुल फिल्ड s ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा? फुल फिल्ड s ऑर्बिटल होने की वजह से क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा भैया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? बहुत कम रिलीज होगी, है ना? तो उसके बाद में बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद में देखो कौन रहेगा आपका? बेरिलियम के बाद में आपका रहेगा नाइट्रोजन भैया। कौन से भैया? नाइट्रोजन भैया। क्यों? क्योंकि आपका वही सिंपल सा कंसेप्ट दैट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड HF p ऑर्बिटल कि p में क्या रहेगा? देखो आपका 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कौन सा रहेगा? 2p3 रहेगा। तो देखो बेरिलियम के बाद में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में अब देखो बिल्कुल सिंपल सा ही ऑर्डर फॉलो होने वाला है। नाइट्रोजन, अब देखो सबसे पहले होना चाहिए था आपका, नाइट्रोजन के बाद में आ जाएगा आपका लिथियम। लिथियम के बाद में आएगा आपका बोरॉन, और बोरॉन के बाद में आपका आएगा, बोरॉन के बाद में आपका आएगा, बोरॉन के बाद में आएगा कार्बन, कार्बन के बाद में आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में आएगा फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है। आप बिल्कुल इसको लर्न कर लीजिएगा। सिंपल सा, इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि रीज़न एक्सेप्शन आपके क्यों आ रहे थे। एक्सेप्शन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखो ये तो आइडियल गैस थी, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें क्या होगा कि 2s सबशेल है, 2s सबशेल आपका फुलफिल्ड है, और 2s सबशेल फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। उसके बाद जो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फॉलो होने वाला है ना? अब नॉर्मल जो ट्रेंड है वही आपका फॉलो होगा। ये तो बात हो गई, हम लोगों ने बात कर ली कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम के बारे में, कि अगर टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। टॉप टू बॉटम में मैं आपको सिंपल सा वही है कि देखो टॉप टू बॉटम के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आ रहे हैं तो क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस, जी हाँ भैया, बढ़ता है। तो डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। बिल्कुल सही है भैया, है ना? ऐसा होता भी है। लेकिन देखो क्या होता है कि ये स्पेशल केस है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन, है ना? मैं इसमें सब लिख लेता हूँ आपका। फ्लोरीन से पहले आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना? ये पोलोनियम, और ये आपका एस्टेटीन हो जाता है यहाँ पे, है ना? चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे काशी, गए, शंकर, प्रभु, ये भी आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अपन ने सब बना लिए हैं। अब देखो ध्यान से कि लेफ्ट टू राइट जब टॉप टू बॉटम जब हम लोग आ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा कि होना क्या चाहिए था टॉप टू बॉटम में कि सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी वो इसकी होनी चाहिए थी। किसकी होनी चाहिए थी? सेकेंड ग्रुप वालों की होनी चाहिए थी, लेकिन होती है थर्ड ग्रुप वालों की। बस यहाँ ही एक छोटा सा एक्सेप्शन है। किसके बारे में? थर्ड ग्रुप के बारे में। देखो क्यों होगा कि यहाँ पे थर्ड ग्रुप में एक क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो होगा आपका 3p ऑर्बिटल में, 3p सबशेल में। किस में? 3p सबशेल में, है ना? 3p सबशेल में। और अगर फ्लोरीन की मैं बात करूँ तो फ्लोरीन में आपका जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा 2p ऑर्बिटल में, 2p सबशेल में। किस में? 2p सबशेल में। अब यहाँ देखना कि 3p सबशेल, अब ये बस ये कंसेप्ट बस आपको एक ही ग्रुप पे लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, कि 3p सबशेल जो है वो एज कंपैरेटिवली 2p सबशेल से बड़ा है और न्यूक्लियस के भी पास में है। कि नियरली मतलब लगभग, क्योंकि सेकेंड शेल और थर्ड शेल में बात कर रहा हूँ, बड़ा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में भी है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना एज कंपैरेटिवली ईजी होगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे 3p सबशेल में ज़्यादा रिलीज होगी। तो फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस और कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन। फर्स्ट
थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड ग्रुप में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। बाकी एज इट इज़ क्या हो जाएगा कि बाकी तो आपका कम ही रहेगा। किस में कम रहेगा? बाकी तो आपका कम ही रहेगा। ये ऑर्डर आपका बिल्कुल फॉलो हो जाएगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको कि बाकी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके साथ में ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से आपको शो करना है। बस आपको क्या करना है कि इसके बारे में, किसके बारे में, सेकंड और थर्ड ग्रुप के बारे में अगर आपके कोई बोलेगा तो सेकंड और थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ग्रुप वालों से बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा क्यों रहेगी? सिंपल सा, दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल में न्यूक्लियस के पास भी है और एज कंपैरेटिवली 2p सबशेल से बड़ा है। वैसे 2p सबशेल ज़्यादा पास में होता है लेकिन कम होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे तो एनर्जी कम निकलेगी, हाँ या ना? और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है, दैट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी किसकी? आपकी क्लोरीन की। दैट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेल्टा EgH जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगी वो किसकी रहेगी? क्लोरीन की रहेगी। किसकी रहेगी? क्लोरीन की। बस एक छोटा सा टॉपिक अब और बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खत्म कर लेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं मैं आपको उसके कंप्लीट करा दूंगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद पर्सनल ट्यूटर। थैंक यू सो मच।